आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल जो 29 था वो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, मतलब वहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ दोनों की बात हो रही है, इंडिया के कोई भी सेक्शन की। लेकिन आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ की बात करता है। तो माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज़ वेदर रिलीजन और लिंग्विस्टिक। और माइनॉरिटीज़ किस सेंस में देखा जाएगा, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या फिर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 1, all minorities shall have the right to establish and administer the educational institution of their choice। तो सारे माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, तो उनके पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी मर्ज़ी से। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, 2 नहीं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो अगर आप कहीं देख लेते ABC ऐसे, तो मतलब ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए थे। हर एक केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो 1A 1B 1C 2A 2B ऐसा लिखने का मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बाद में जब हम इसमें कुछ सब क्लॉज ऐड करते हैं तो हम ऐसे ऐड करते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्लॉज शायद पहले से था होगा, ये क्लॉज शायद पहले से नहीं था होगा, लेकिन हर एक केस में नहीं, जनरली। The compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of the property of the minority educational institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. This provision was added by 44th Amendment Act of 1978 to protect the rights of minorities. In this regard, the Act deleted the right to property as the fundamental right, Article 31. तो जो कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड किया गया था स्टेट के द्वारा, मतलब एक कंपनसेशन अमाउंट फिक्स किया जाएगा स्टेट के द्वारा। मतलब अगर कोई स्टेट कोई प्रॉपर्टी, माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, तो वो एक कंपलसरी वो कंपनसेशन देगा, कंपनसेशन आपको मिलेगा उस प्रॉपर्टी के बदले में। लेकिन स्टेट अगर चाहे तो माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू लाया गया था। और इसी अमेंडमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने आर्टिकल 31 दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया था, रिपील कर दिया था, यानी कि हटा दिया था। अब आर्टिकल 30 क्लॉज 2, Article 30 clause 2, in granting it, state shall not discriminate any educational institution managed by a minority। तो जब स्टेट एड बांटेगा, मतलब अगर किसी फाइनेंशियल हेल्प करेगा या फिर कोई सब्सिडी की बात आ गई, तो तब स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जो माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, सबको बराबर की एड मिलेगी। थर्स द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स एज अंडर आर्टिकल 29। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के लिए, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ दोनों के लिए है। हाउएवर द टर्म माइनॉरिटीज़ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो वर्ड माइनॉरिटी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किधर भी डिफाइंड नहीं किया गया है। माइनॉरिटी का ये मतलब निकलता है, ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू हिज चाइल्ड इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो आर्टिकल 30 ये भी राइट देता है माइनॉरिटीज़ को कि उनके बच्चे एजुकेशन उनकी ओन लैंग्वेज में लें। मतलब अब समझ लीजिए कोई भी एक सेक्शन ऑफ कोई एक सेक्शन है सोसाइटी का, वो माइनॉरिटी के अंदर आता है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस हो, तो उनके बच्चों को ये राइट है कि वो जो एजुकेशन वो एक्वायर कर रहे हैं वो उनकी लैंग्वेज में करें। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लासीफाई किए गए हैं। इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। एक तो ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया है और वो स्टेट से एड भी ले रहा है, इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट नॉट एड। और दूसरा तरीका का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्निशन ले रहा है सिर्फ, लेकिन एड, फाइनेंशियल एड कुछ भी ले नहीं रहा है। इंस्टीट्यूशन दैट आर नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। और तीसरा तरीका इंस्टीट्यूशन ऐसा हो गया जो ना ही रिकॉग्निशन ले रहा है ना ही एड ले रहा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू syllabus prescription, academic standard, discipline, sanitation, employment of teaching staff and so on। तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप के, जहाँ पे फर्स्ट टाइप में तो रिकॉग्निशन और एड दोनों भी स्टेट दे रहा है, और सेकेंड टाइप में स्टेट सिर्फ रिकॉग्निशन दे रहा है, एड नहीं दे रहा है, फिर भी यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है।
स्टेट का इन्वॉल्वमेंट। थर्ड टाइप में तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ना ही वो इंस्टीट्यूशन स्टेट का रिकग्निशन ले रहा है और ना ही एड ले रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप में जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है तो वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की रेगुलेटरी पावर्स के अंडर आएगा, मतलब स्टेट जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा उसको उस हिसाब से रेगुलेट कर सकता है, उस इंस्टीट्यूशन को उस हिसाब से परफॉर्म करना होगा। और स्टेट किन किन बेसिस पे रेगुलेशन देगा, सिलेबस स्टेट डिसाइड करेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड स्टेट डिसाइड करेगा, सैनिटेशन होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, मतलब जो टीचिंग स्टाफ होगा जो वहाँ पे पढ़ाएगा उनको रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा वो स्टेट प्रिस्क्राइब कर सकता है। The institution of third type are free to administer their affairs, but the subject to operation of general law like contract law, labor law, industrial law, tax law, economic regulations and so on. जो तीसरा टाइप का इंस्टीट्यूशन है जो ना ही रिकग्निशन ले रहा है और ना ही एड ले रहा है, वो अपने हिसाब से फ्रीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन उसको लॉ के अंदर रह के एडमिनिस्टर करना होगा। बहुत सारे ऐसे लॉज है जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, जनरल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, वो समय समय पे हमारे लेजिस्लेचर निकालती है। तो उसके हिसाब से ही ये जो थर्ड टाइप का इंस्टीट्यूशन है उसको जो है एडमिनिस्टर करना होगा। लेकिन स्टेट कोई रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, वो जैसा चाहे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। इन ए जजमेंट डिलीवर्ड इन द सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सेरियन कैथोलिक कॉलेज केस वर्सेस टी जोस 2006 का केस था ये। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ समराइज्ड द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। तो ये केस हुआ था 2006 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स दिए हैं जिनके हिसाब से मतलब इनके हिसाब से ही आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। मतलब इस केस में आर्टिकल 30 के लिए कुछ और डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। तो माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉलोइंग राइट्स है, कुछ क्लॉजेस है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। टू चूज इट्स गवर्निंग बॉडी इन होम द फाउंडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो गवर्निंग बॉडी होगी जो एडमिनिस्टर करेगी इंस्टीट्यूशन का उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे वो चूज़ करना होगा। और वो चूज़ कौन करेगा, फाउंडर करेगा, और उन्हीं मेंबर्स को चूज़ करेगा जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि वो मैनेज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स को। To appoint teaching staff, teaching lecturers, headmaster, principal and on also non-teaching staff, and to take actions if there is dereliction of duty on the part of any of its employees। ये कहा गया है कि टीचिंग स्टाफ, एक तो हो गया टीचिंग स्टाफ जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल्स भी हो गए। प्रिंसिपल्स भी टीचिंग स्टाफ में इंक्लूड होता है। तो टीचिंग स्टाफ तो वो लोग हो गए जो पढ़ाते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो सैनिटेशन मेंटेन करते हैं, जो बेंचेस इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो ऐसे जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशन की रनिंग में, तो ये दोनों को भी अपॉइंट ये जो फाउंडर है उनके द्वारा किया जाएगा। एंड इट इज़ टू टेक एक्शन इफ़ देयर इज़ एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो डेरिलिक्शन का मतलब होता है लापरवाही। अगर किसी ने भी कोई लापरवाही की या फिर कोई चूक गया तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस एंड टू सेट अप ए रीजनेबल फी स्ट्रक्चर। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों अपनी चॉइस के, मतलब जो इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है वो अपनी चॉइस से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख सकता है, और जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर कर सकता है। और एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा भी नहीं ज़्यादा हाई ज़्यादा लो, विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन एक रीजनेबल फीस रख सकता है। टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एसेट्स इस्तेमाल कर सकता है उसके इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए। The right conferred on the minorities under Article 30 is only to ensure the equality with majority and not to intend to the place of minorities is more advantageous position, vice versa the majority। आर्टिकल 30 का मेन पर्पस क्या है? आर्टिकल 30 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको मेजॉरिटी के साथ इक्वल स्टेटस मिले, दोनों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, ना कि ये है कि माइनॉरिटीज़ को एडवांटेजेस और ज़्यादा एडवांटेज बना दिए, मतलब मेजॉरिटी से ज़्यादा भी माइनॉरिटीज़ को एडवांटेजेस बना दिए। सिर्फ आर्टिकल 30 का ये पर्पस है कि माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के इक्वल लाकर खड़ा करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से ज़्यादा एडवांटेजेस प्रिविलेज बना दें। देयर इज़ नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ minorities
general law of land relating to the national interest, national security, social welfare, public order, morality, health, sanitation, taxation etc. applicable to all will equally apply to minority institutions also. आर्टिकल 30 का ये पर्पस नहीं है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एक तो हो गया मेजॉरिटी, एक हो गया माइनॉरिटी। मेजॉरिटी अगर जनरल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो माइनॉरिटी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड होगी, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, जो स्मॉलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन जनरल अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगी। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए आर्टिकल 30 को लाया गया है, ताकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इक्वली ठहरे। ना कि आर्टिकल 30 का ये इंटेंशन नहीं है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी को फेवर दिया जाए और मेजॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा भी नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों इक्वली ठहरे सोसाइटी में, ये ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 30 का। ना ही रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मेजॉरिटी के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा भी करने का इंटेंशन नहीं है आर्टिकल 30 का। जो सिक्योरिटी हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब माइनॉरिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होते हैं बराबर। The right to establish and administer educational institution are not absolute, nor it includes the right to maladministration। ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब ये क्वालिफाइड है, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और ये मतलब ये नहीं है कि आप माल एडमिनिस्ट्रेशन करो। देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस। तो रेगुलेटरी एक्सरसाइज हो सकती है, मतलब उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिससे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे और वो एकेडमिकली वेल टू डू रहे। There can be check on the administration as are necessary to ensure that the administration is efficient and sound, and so it serves the academic need of the institution। तो ये चेक किया जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, वो अच्छी है, वो वेल टू डू है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकेडमिक नीड्स, जो एकेडमिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही है इंस्टीट्यूशन की। ऐसा भी नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूशन खोल लिया लेकिन वहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। Regulation made by the state concerning general the welfare of the students and teachers, regulations laying down eligibility criteria and qualification for the appointment, as also conduction of services of employment, both teaching and non-teaching, regulatory to prevent exploitation and operation of employees, and regulations prescribing the syllabus curriculum of study fall under the category. Such regulation do not in any manner interfere with the regard under Article 30 Clause 1। तो स्टेट जो है वो रेगुलेशंस क्यों इंस्ट्रक्शंस, रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस क्यों देगा, स्टेट क्यों देगा? ये जो इंस्ट्रक्शंस है इससे स्टूडेंट्स का वेलफेयर, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन दोनों का वेलफेयर है, उनके अच्छे के लिए देगा। तो ये रेगुलेशंस ऐसे हो सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, दोनों के लिए, मतलब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देंगे स्टेट, और कुछ ऐसे रेगुलेशंस रख देंगे जिससे एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन ना हो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सिलेबस प्रिस्क्राइब करेंगे, एक अच्छा सिलेबस बनाकर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, करिकुलम बना सकते हैं, और ऐसे रेगुलेशंस जो है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर आपके पास ये राइट है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हो और एस्टैब्लिश भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस डालोगे तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं है, ये लीगल है, वाइड नहीं है। ये इसलिए डाला जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का वेलफेयर हो। सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट being met, the unaided minority educational institution will have freedom to appoint teachers and lecturers by appointing and rational procedure of selection। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन स्टेट प्रिस्क्राइब करता है कि टीचर्स को कैसे लेना है, इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब स्टेट एडवाइस करता है, मतलब स्टेट इंस्ट्रक्शंस देता है। लेकिन वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से पैसा नहीं ले रहे, अनएडेड है, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो टीचर्स और लेक्चरर्स अपने उनके हिसाब से वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब उन्हीं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा जो एड ले रहे हैं स्टेट से, लेकिन जो एड नहीं ले रहे हैं उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपने लेक्चरर्स और टीचर अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक रैशनल तरीके से प्रोसीजर, मतलब एक रीजनेबल अच्छे तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर रखेंगे और वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। Extension of aid by the state does not alter the nature and character of the minority educational institution. The condition can be imposed by the state to ensure proper utilization of the aid without, however, diluting or abrogating the right under Article 30 Clause 1। तो जो एड, जो फाइनेंशियल हेल्प स्टेट कर रहा है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो स्टेट का नेचर और कैरेक्टर, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका नेचर और कैरेक्टर बिना चेंज किए कर सकता है। कंडीशन स्टेट अप्लाई कर सकता है कि आप पैसा ऐसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उस एड का, लेकिन
स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर जो राइट दिया गया है वो खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं और खुद से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है, इनको स्टेट डाइल्यूट नहीं करेगा। कंडीशंस इंपोज कर सकता है स्टेट जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो एड का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब आते हैं आर्टिकल 32 में। 31 हम बाद में डिस्कस करेंगे, 31 डिलीटेड है। A mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless unless and worthless without providing the effective machinery for their enforcement if and when they are violated। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर कर देना, सिर्फ नाम के फंडामेंटल राइट्स रख देना कॉन्स्टिट्यूशन में मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है और वो बिना काम के भी नहीं है और उनका कोई मोल नहीं है अगर आप कोई एफिशिएंट मशीनरी नहीं लाते हो उनको एनफोर्स करने के लिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, सिटीजन्स के पास है, लेकिन उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको लागू करने के लिए अगर कोई मशीनरी ही नहीं है, कोई प्रोसीजर ही नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको एनफोर्स कराने के लिए, उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई मशीनरी होनी चाहिए। हेंस आर्टिकल 32 confers the right to remedies for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen। तो अगर एक सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उन केस में रेमिडीज़ मतलब ये हो गया कि इलाज, उपाय, कोई सल्यूशन। तो रेमिडी का मतलब हो गया कोई सल्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनके लिए कोई सल्यूशन, कोई इलाज, कोई उपाय वो देता है आर्टिकल 32 कि मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो उनके लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने का इलाज जो हो गया, उपाय हो गया, सल्यूशन हो गया, वो पाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। इन अदर वर्ड्स द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इट सेल्फ एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराना अगर वायलेट हो रहे हैं, उन केसेस में सल्यूशन लेना, उनको प्रोटेक्ट करना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। This makes fundamental right real. This is why Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 the most important article of the Constitution, an article without which the Constitution would be nullity। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसको कहा? आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज़रूरी आर्टिकल। इस आर्टिकल के बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक नलिटी है, मतलब खाली है। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद नहीं है इस आर्टिकल के बिना, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। It is very soul of the Constitution and very heart of it. The Supreme Court ruled that the Article 32 is basic feature of the Constitution. Hence, it cannot be abrogated or taken away even by the way of an amendment to the Constitution. तो आर्टिकल 32 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, केशवानंद भारती केस में इसका डॉक्ट्राइन आया था और ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इनके मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो इन बेसिक फीचर्स, इस बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर ही अमेंडमेंट के थ्रू निकाल दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इन बेसिक फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी आप नहीं निकाल सकते। तो आर्टिकल 32 इज़ दैट बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं निकाल सकते। द सुप्रीम कोर्ट the right to move to the Supreme Court by appropriate procedure for the enforcement of fundamental rights is guaranteed। तो आर्टिकल 32 के अंदर 4 प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन ये देख लीजिए कि आपके पास ये राइट है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उनको एनफोर्स कराने के लिए, आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू द राइट्स इन डायरेक्शन और ऑर्डर writs for the enforcement of any fundamental rights। The writs issued may include habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो एक डायरेक्शन इशू कर सकता है, कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है। इन सबको एक रिट्स, एक नॉर्मल भाषा में, लीगल लैंग्वेज में रिट्स कहा जाता है। तो रिट्स वो ऑर्डर्स हो गए जो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, और ये रिट्स होंगे habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। Parliament can empower any other court to issue directions, orders or writs of all kind। However, this can be done without prejudice to above powers conferred in the Supreme Court। Any other court here does not include High Court because under Article 226 has already conferred this power to the High Courts। तो Parliament under Article
32 क्लॉज 3। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 कोई भी दूसरे कोर्ट को ये ताकत दे सकता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है रिट्स इशू करने की अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास भी ये ताकत है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये पावर नीचे ही कोर्ट्स को भी दे सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए, इन सबको भी दे सकती है। The right to move Supreme Court shall not be suspended except as wise provided by the Constitution. Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move to any court for the enforcement of the fundamental rights during the national emergency. तो ये जो हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट को जाने का, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं तो ये सस्पेंड नहीं हो सकता, लेकिन उन केसेस में हो सकता है जिन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी हम डिस्कस करते हैं 352 से लेकर 360 के अंदर, और नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359, मतलब ये 352 से तो 360 पूरा इमरजेंसी से ही डील करता है। 359 में ये मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो सस्पेंड कर सकता है ये राइट को मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर कल के दिन नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ये राइट आपसे ले लिया जा सकता है। It is thus clear that the Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizen. तो ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो डिफेंडर है और गारंटियर है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड भी करेगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी भी करेगा कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन्स के पास ये फंडामेंटल राइट्स है, इनको बचाने वाला, इनको गारंटी करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स फॉर द पर्पस। ओरिजिनल बिकॉज एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। वाइड बिकॉज द पावर इज नॉट restricted to the issuing of orders of writs but also writs of all kind. सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और वाइड पावर्स है इस पर्पस में, मतलब एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के पर्पस में। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि जो पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वाइड इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर एक तरह की रिट इशू कर सकता है। द पर्पस ऑफ आर्टिकल 32 इज टू प्रोवाइड guaranteed effective expeditious inexpensive एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 का ये ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पस है कि वो गारंटी करे, मतलब इफेक्टिव और ज़्यादा महंगा ना हो, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा सोल्यूशन जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो जाए, और वो रेमेडी, वो जो सोल्यूशन है वो इफेक्टिव हो, वो गारंटीड हो, मतलब वो देना ही है ऐसा गारंटी हो, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। Only the fundamental rights guaranteed by the Constitution can be enforced under Article 32 and not any other right that are like non-fundamental or constitutional right, statutory right, customary right and so on. वो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं वही आर्टिकल 32 के अंडर आते हैं। नॉन फंडामेंटल राइट या फिर नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई लीगल राइट हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। एक स्टैट्यूटरी राइट वो राइट जो आपको लॉ के थ्रू मिला है, कस्टमरी राइट जो आपको किसी लॉ के थ्रू कस्टमर्स को दिया जाता है, कस्टमर के पास कुछ राइट्स हैं कि वो उन्हें एक अच्छे गुड्स मिले, प्रॉपर गुड्स मिले, ये सारे राइट्स इसमें नहीं आते, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स ही अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं। द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. In other words, the Supreme Court under Article 32 cannot determine the question that does not involve fundamental rights. Article 32 cannot be invoked simply to determine constitutionality of an executive order or legislation unless it directly infringe any fundamental rights. तो आर्टिकल 32 है वो डायरेक्टली कोई भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर एक लेजिस्लेटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, मतलब ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो लीगल है, सही है, ये नहीं कह सकता जब तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर दे। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, अगर कोई लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तभी आर्टिकल 32 को आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। अगर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट की बात हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। इट इज़ कॉन्करेंट विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट under Article 226. The vast original powers in the high courts to issue directions, orders or writs for all kinds of enforcement of fundamental rights. This means the fundamental rights of citizens
it means the fundamental rights of the citizens are violated, the aggrieved party has the option to move either to High Court or to Supreme Court directly. जो फंडामेंटल राइट्स पे ज्यूरिसडिक्शन, ये जो सुप्रीम कोर्ट का एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, हाई कोर्ट भी कर सकती है। मतलब अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, या फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। सिंस द राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 32 इज राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट वेयर द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्रिंज is in itself a fundamental rights. Availability of alternate remedy is no bar to refine under Article 32. However, the Supreme Court has ruled that the relieved through the High Court is available under Article 26 to 26. The aggrieved party should move first to the High Court. तो ये आर्टिकल 32 इट्सेल्फ फंडामेंटल राइट्स, और यहाँ पे इसका कोई एक अल्टरनेट रेमेडी नहीं है आर्टिकल 32 की। और ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास 226 है, अगर आपके लिए ये फीसिबल होगा कि आप फीसिबल मतलब आपके लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप पहले हाई कोर्ट जाए अंडर आर्टिकल 226। Writs, type and scope. The Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226 can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226, 226, 32 और 226। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स, जैसे कि हर्बियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारियो, quo warranto. Further, the Parliament under Article 32 Clause 3 can empower any other court to issue these writs. अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ एम लक्ष्मीकांत में तो आर्टिकल 32 ऐसे दिया गया है, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 32 Clause 3, 32 Clause 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्लियामेंट जो है कोई भी कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर दे सकती है। सिंस नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड सो फार, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स एंड नॉट एनी अदर कोर्ट। तो अब तक तो पार्लियामेंट ने किसी को ऐसी पावर नहीं दी है, और जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं एट प्रेजेंट। बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स। आर्टिकल 226 एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स टू इशू द रिट्स। तो 1950 से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को आया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949, ये डेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आया। तो 1950 तक यहाँ पे कह रहा है बिफोर 1950, तो 1950 से पहले जो हाई कोर्ट था कलकत्ता का, बॉम्बे का और मद्रास का, इन तीनों के पास ही रिट्स इशू करने की पावर थी। और हमने ये भी देखा था, जो शुरू में हम जब जो ये लॉज पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तब हमने देखा था कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे जहाँ से ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे के गवर्नर जनरल भी थे। तो यहाँ पे तीन के जो हाई कोर्ट्स थी, इन लोगों के पास रिट्स इशू करने की पावर थी। आर्टिकल 226, ये जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो आर्टिकल 226 ने सारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे हर एक हाई कोर्ट को पावर मिल गई। दिस रिट्स कैन आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का लिया है, ये हमने लिया है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंग्लैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने लिया है इंग्लैंड के प्रेरोगेटिव रिट्स से। दे आर कॉल्ड इन इंग्लैंड एज दे वेर इशूड इन exercise of the prerogative of the king who was and is still described as the fountain of justice। तो इंग्लैंड में से प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है क्योंकि ये किंग इशू करता है ये रिट्स, और आज भी इंग्लैंड में वहाँ के किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, मतलब न्याय का फव्वारा। Later, the High Court started issuing these writs as extraordinary remedies to uphold the rights and liberties of the Britain people। फिर बाद में ये ताकत दे दी गई हाई कोर्ट्स को, जिन्होंने रिट्स को इशू किया, जिससे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन था, एक उपाय था, एक इलाज था, जिससे लोग ब्रिटेन के पीपल की फ्रीडम और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन 3 एस्पेक्ट्स। तो थोड़े फ़र्क है रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में और थोड़े हाई कोर्ट में, ये देख लेते हैं। द
द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली for the enforcement of fundamental rights, whereas the high court can issue the writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के केसेस में। जो सुप्रीम कोर्ट का रिट्स इशूइंग का पावर है वो फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित है, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स पर भी और दूसरे पर्पस में भी। तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकता है और कोई दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकता है, दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकता है। The expression for any other purpose refers to the enforcement of any ordinary legal right. Thus, the writ jurisdiction of Supreme Court in this respect is narrower than the writ jurisdiction of High Court. और यहाँ पे ये दो वर्ड है फॉर एनी अदर पर्पस, फंडामेंटल राइट्स और कोई दूसरे पर्पस के। ये दूसरे पर्पस का मतलब है कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, दूसरे लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो सबसे ऊपर हो गए, सुप्रीम राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के नीचे जो हो गए राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए भी हाई कोर्ट के पास पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, दूसरे तरीके के राइट्स पर के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इज़ नैरोअर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब रिट्स इशू करने के मामले में जो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। The Supreme Court can issue writs against a person or a government throughout the territory of India, whereas High Court can issue the writs against a person residing or against a government or authority located within the territorial jurisdiction only, and or outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within the territorial jurisdiction. The second provision was added by 15th Constitutional Amendment Act of 1963. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकती है कोई भी एक पर्सन के अगेंस्ट या फिर एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है और पर्सन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन हाई कोर्ट का जो रिट्स इशू कर सकती है वो पर्सन के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है और कोई अथॉरिटी के अगेंस्ट भी, लेकिन वो उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए। मतलब सपोज कर लीजिए तेलंगाना का हाई कोर्ट है, तेलंगाना का हाई कोर्ट विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब तेलंगाना के अंदर ही जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन आता है उसके अंदर ही वो रिट्स इशू करेगा। लेकिन और बाहर भी वो कर सकता है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो एक्शन जो उसकी जड़ है वो तेलंगाना के अंदर होनी चाहिए। ये जो सेकंड प्रोविज़न है ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963 से लाया गया था। मतलब वो शायद मतलब वो केस, जिस केस में आप रिट्स इशू कर रहे हो वो शायद ओरिजिनेट तेलंगाना से हुई हो, लेकिन बाद में किसी स्टेट में जाके या फिर वो अथॉरिटी या फिर वो पर्सन या फिर गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन दूसरे स्टेट में गया हो, तो तभी भी दूसरे स्टेट में इशू कर सकती है रिट, लेकिन उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो तेलंगाना में होना चाहिए। Thus, the territorial jurisdiction of Supreme Court for this purpose of issuing writs is wider than the High Court. तो जो टेरिटोरियल jurisdiction है, मतलब कितने एरिए पे आप रिट्स इशू कर सकते हो, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन किन किन बेसिस पे रिट्स इशू कर सकते हो उसमें हाई कोर्ट बड़ा है। A remedy under Article 32 is in itself a fundamental rights, and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writs jurisdiction. तो जो रेमेडी आर्टिकल 22, रेमेडी जो इलाज है, जो उपाय है, जो सोल्यूशन है, वो जो आर्टिकल अब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया और इसके अंदर आपके पास ये राइट है कि आप रेमेडी ले सकते हो अंडर आर्टिकल 32, आप 32, और ये आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 खुद आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कह सकता कि हम रिट्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट करती भी है। ऑन द अदर हैंड, ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी, hence the high court may refuse to exercise its writs jurisdiction. तो आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में रिट्स देने से मना नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिकल 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। 226 फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में थोड़ी आता है, पार्ट में थोड़ी आता है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट है वो शायद रिफ्यूज़ कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 डज नॉट merely confer to the power of सुप्रीम कोर्ट, एज आर्टिकल 226 does on a high court to issue writs for the enforcement of fundamental rights or other rights or a part of its general jurisdiction. The Supreme Court is thus constituted as the defender and guarantor of fundamental rights. तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो मना करता नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारा डिफेंडर और गारंटी
कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का। नाउ वी विल प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स मेंशन इन आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 और 226 में जो रिट्स आते हैं उनको डिटेल में देखते हैं। समय पहले आती है रिट्स ऑफ हर्बियस कॉर्पस। इट इज़ अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी ऑफ। It is an order used by the courts to a person who has detained another person to produce the body of the latter before it। तो एक लैटिन वर्ड है, हर्बियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये एक ऑर्डर है, तो कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी एक पर्सन को जिसने एक दूसरे पर्सन को अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी एक पर्सन को जिसने दूसरे पर्सन को डिटेन किया है कि आप कोर्ट में उस पर्सन को लाया जाए, मतलब उसकी बॉडी को लाया जाए, मतलब उसको कोर्ट में पेश किया जाए, प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। द कोर्ट देन द एग्जामिन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन। फिर उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी जो डिटेंशन एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे किया है वो सही है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। It would set the detained person free if the detention is found to be illegal. Thus, the writs is bulk word for the of individual liberty against the arbitrary detention. तो अगर वो डिटेंशन गलत पाया गया, इलीगल पाया गया, तो उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा अगर डिटेंशन गलत है। तो ये जो रिट है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करती है, मतलब आपकी आज़ादी को बचाती है। तो अगर एक पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है तो आपकी आज़ादी को वो डिटेंशन रोक रहा है, तो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी, जो आपकी आज़ादी है, इंडिविजुअल आज़ादी है, उसको ये प्रमोट करता है, यह हर्बियस कॉर्पस की रिट। और आर्बिट्रेरी डिटेंशन मतलब अनरीजनेबल अनरेशनल डिटेंशन से बचाता है। The writs of habeas corpus can be issued against both public as well as private authorities। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हो गई, और प्राइवेट अथॉरिटीज़ जो प्राइवेट है उनके अगेंस्ट भी ये habeas corpus की रिट्स अवेलेबल है। The writs on the other hand is not issued where the detention is lawful। तो ये जो रिट्स कब आप इशू नहीं कर सकते, जब डिटेंशन लॉफुल है। द प्रोसीडिंग इज़ फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और ए कोर्ट। अगर आपने लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट के अंदर मिसबिहेव किया है तो कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है भाई, या फिर लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट किया है, तो ये हर्बियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं किया जा सकती। डिटेंशन इज़ बाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो भी ये डिटेंशन कोर्ट का ऑर्डर है, उससे डिटेंशन क्या है तो भी ये रिट इशू नहीं हो सकती। डिटेंशन इज़ आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का तो इशू कहीं भी इशू कर सकता है। अगर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है तो भी हर्बियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट रिट है मैंडेमस की। इट लिटरली मीन्स वी कमांड। तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, हम ऑर्डर देते हैं, हम कमांड देते हैं। इट इज़ ए कमांड इशूड बाई द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम और हर टू परफॉर्म हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट ही और शी हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। तो ये एक कोर्ट का ऑर्डर है, ये एक कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देगी पब्लिक ऑफिशियल को। पब्लिक ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और उसे कहेगी कि आप आपकी ड्यूटी, जो ऑफिशियल ड्यूटी है, उसको सही से परफॉर्म कीजिए, जिसको उस पब्लिक ऑफिशियल ने या तो रिफ्यूज़ कर दिया है या फिर वो सही से परफॉर्म नहीं किया है। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेट, inferior court और a ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। तो मैंडेमस जो है या तो वो पब्लिक ऑफिशियल को इशू होगा, या तो वो एक पब्लिक बॉडी को, कोई गवर्नमेंट ऑर्गन हो गया उसको इशू हो सकता है। इन्फीरियर कोर्ट मतलब हायर कोर्ट जो है उसी छोटे कोर्ट को कर सकते हैं। कोई कॉरपोरेशन को हो गया, कोई ट्राइब्यूनल को हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी को हो गया। तो मैंडेमस उनके लिए है जो अपनी ड्यूटी बराबर से नहीं परफॉर्म कर रहे। द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी। मैंडेमस की रिट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट नॉट पोजेस्ड अ स्टैट्यूटरी फोर्स। कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस मतलब विद इन द डिपार्टमेंट अगर किसी सीनियर ने एक जूनियर को ऑर्डर दिया है तो उसके अंदर वो नहीं आता जिसका कोई एक स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो, मतलब लॉ से रिलेटेड कुछ उसका फोर्स ना हो। व्हेन द ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी, जब किसी पर्सन की ड्यूटी उसकी विल और विश पे डिपेंडेंट है और कंपलसरी नहीं है। टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर किसी दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो तभी भी ये मैंडेमस की रिट्स नहीं हो सकती। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट इसे नहीं कर सकते।
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, अगर वो उनकी जुडिशियल कैपेसिटी मतलब उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा हो तो। अब writ of prohibition, literally it means to forbid. It is issued by a higher court to the lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that is does not possess. Thus, unlike mandamus, the directive activity, the prohibition directs inactivity. तो यहाँ पे प्रोहिबिशन का मतलब है फॉरबिट, मतलब किसी को कोई चीज़ करने से रोकना। ये एक हायर कोर्ट से, एक बड़े कोर्ट से एक लोअर कोर्ट को दी जाती है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है या फिर कोई ट्राइब्यूनल को करता है। टू प्रिवेंट मतलब कोई चीज़ करने से आप उसे रोक रहे हो, उसके जुरिस्डिक्शन को उसे बाहर निकलने से उसे रोक रहे हो। अगर कोई लोअर कोर्ट जो है उसको जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के कोई जजमेंट दे रहा है या फिर जजमेंट सही नहीं दे रहा है तो उसे रोकना। तो मैंडमस की रिट है वो किसी को कुछ करने के लिए कह रही है। मैंडमस की रिट में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कुछ करने के लिए कह रहा है, अपनी ड्यूटी बराबर से परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। लेकिन प्रोहिबिशन में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कुछ करने से रोक रहा है। इनएक्टिविटी, प्रोहिबिशन इज इनएक्टिविटी बट मैंडमस इज एक्टिविटी। The writs of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. It is not available against the administrative authority, legislative bodies or private individuals or bodies. तो जो प्रोहिबिशन की रेट्स हैं वो सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल नेचर में हम पास कर सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट और प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। सर्टियोरैरियो, certiorario. In the literal sense, it means to be certified or to be informed. It is issued by the higher court to the lower court or tribunal to quash order passed by the latter in case. जो सर्टियोरैरियो का लिटरल मीनिंग है वो है टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म करना। ये एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को दी जाती है या फिर कोई ट्राइब्यूनल को। क्वाश ऑर्डर पास्ड बाय द लैटर इन द केस, ये क्वाश ऑर्डर है, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं ऑलरेडी उन्होंने कोई जजमेंट दे दिया है, लेकिन जो हायर कोर्ट है उन लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वैश कर उसे सप्रेस करके अपना जजमेंट दे रही है। मतलब नीचे वाले कोर्ट का जो ऑर्डर दिया था उसे नल एंड वॉइड बोल के जो हायर कोर्ट है वो अपना ऑर्डर दे रही है। इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मतलब अगर किसी लोअर लेवल के कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन को से बाहर जजमेंट दी है तब ये इशू होता है, या फिर अपने ज्यूरिसडिक्शन से कम दी है तब ये होता है। Thus, like the writs of prohibition, the writs of certiorari is also a judicial nature. तो prohibition की writ और certiorario की writ दोनों भी judicial natures हैं। However, they are issued at different stages of proceeding before the lower court or tribunals. लेकिन ये जो writs हैं ये अलग अलग stages पे इशू होती है प्रोसीडिंग से पहले। द प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास फॉर स्टॉपिंग द फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग, वेयर एज द सर्टियोरैरियो इज इशूड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास फॉर क्वैशिंग द सेम। तो जो प्रोहिबिशन की रेट है वो कोई फाइनल ऑर्डर, मतलब लोअर कोर्ट ने अभी पूरा सेंटेंस, फाइनल सेंटेंस सुनाई नहीं है, उस सेंटेंस को सुनाने से प्रोहिबिशन की रेट उन्हें रोक रही है, उनका ऑर्डर देने से रोक रही है उन्हें। लेकिन जो सर्टियोरैरियो की रेट है वहाँ पे फाइनल ऑर्डर पास हो गया है, फाइनल ऑर्डर पास हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी फाइनल सेंटेंस जो लोअर कोर्ट है ना उसने दीजिए, लेकिन फिर भी उस सेंटेंस को क्वैश करके जो हायर कोर्ट है वो दे रही है। लाइक प्रोहिबिशन, सर्टियोरैरियो कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। सिमिलरली सर्टियोरैरियो is also not available against administrative authorities, legal bodies, private individuals and etc. तो सर्टियोरैरियो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी अवेलेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी अवेलेबल नहीं है। कोवारेंटो, इन लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। इसका लिटरल मीनिंग कोवारेंटो का लिटरल मीनिंग ये है कि बाय व्हाट अथॉरिटी एंड व्हाट वारंट। ये एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है, जिससे वो लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, मतलब एक पर्सन अगर कोई एक पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है,
तो एक गवर्नमेंट की जॉब हो गई, तो वो पर्सन उसके लिए कितना कैपेबल है, क्या उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या वो उसका हकदार है या नहीं, वो चेक करने के लिए ये रिट इशू होती है। हेंस इट प्रिवेंट्स इनलीगल usurpation ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। तो ये जो quo warranto की रिट है, ये इलीगल एक्विजिशन से बचाती है पब्लिक ऑफिस में। दिस रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाई स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिट तभी इशू हो सकती है जब कोई पब्लिक ऑफिस परमानेंट कैरेक्टर का हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक जॉब है वो एक सीजनल जॉब है, 6 मंथ्स है उसके बाद नहीं है, एक परमानेंट कैरेक्टर की होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। या तो वो जॉब जो है स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ क्रिएट हो रही हो, या फिर बाय कॉन्स्टिट्यूशन जॉब हो, कॉन्स्टिट्यूशन जॉब, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका मेंशन किया गया हो। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। तो ये कब इशू नहीं हो सकती, जब मिनिस्ट्री की बात होगी, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकती। और प्राइवेट ऑफिस, क्योंकि मिनिस्टर जो है उनको पब्लिक चूज़ करती है, और प्राइवेट ऑफिस तो वो यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट तो वैसे भी इसमें नहीं आएगा। दिस रिट्स कैन बी सॉट बाई एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरी बाई द एग्रीव्ड पर्सन। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अपील कोई भी पर्सन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, वही करे, कोई भी कर सकता है। तो हर्बियस कॉर्पस तो हो गया, जो डिटेन्ड पर्सन है उसको सामने लाइए। मैंडमस हो गया कि अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी बराबर से नहीं निभा रहा है तो उसको सही से निभाने के लिए कह रहा है। प्रोहिबिशन एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट का ऑर्डर है जो प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को ऑर्डर देने से। और सर्टियोरारियो भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया जाता है जो क्यूरेटिव है, मतलब जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको क्वैश करके सर्टियोरारियो अपना ऑर्डर देता है हायर कोर्ट। quo warranto एक जो पब्लिक गवर्नमेंट जॉब हुई उसके ऊपर क्लेम जिसका हुआ है वो लीगल है या नहीं, वो चेक करने के लिए होता है। अब आते हैं आर्टिकल 33 पर। आर्टिकल 33 Article 33 empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces, paramilitary फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉगस फोर्सेस। तो आर्टिकल 33 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉगस फोर्सेस, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक सकता है, उनको अल्टर कर सकता है, कम कर सकता है। The objective of this provision is to ensure a proper discharge of their duties and maintenance discipline among them। ये प्रोविज़न इसलिए डाला गया है क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपनी ड्यूटी बराबर से निभाएं, सही तरीके से इनकी ड्यूटी परफॉर्म करें और इन लोगों में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली टू पार्लियामेंट, नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब आर्टिकल 33 के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि ये जो राइट्स हैं इनके पुलिस फोर्सेस के, आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इन सब के राइट्स को सिर्फ पार्लियामेंट ही रोक सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं रोक सकता है। भले ही पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स पुलिस के एब्रोगेट नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट के पास वो ताकत है। एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। और सपोज पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो इन सब के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है बाई लॉ। और पार्लियामेंट ने सपोज कर दीजिए एक लॉ बना दिया जिससे इनके राइट्स जो है वो एब्रोगेट हो गए, रेस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन ये लॉ को जुडिशरी में आप किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते और इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़रूरी है जिससे पुलिस, एनालॉगस सर्विसेज, पैरामिलिट्री, इन सब के बीच में डिसिप्लिन और इनकी ड्यूटी ये सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। और पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, आर्मी एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950, पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सो ऑन, इन सब पे एक्ट बनाए हैं। These impose restrictions on their freedom of speech, right to form association, right to be a member of a trade union, political association, right to communicate with the press, right to attend public meetings and demonstration, etc. तो इन सब की वजह से इनके कौन से राइट्स वायलेट हुए हैं। सबसे पहले तो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच लिया गया है। इन ये एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, ये किसी भी यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर नहीं बन सकते, ये प्रेस के साथ फ्रीडमली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो कवर सच एम्प्लॉयज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एज बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स विच आर नॉन कॉम्बेटेंट्स। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ आर्मी के जवान ही नहीं,
बार्बर्स बाल काटने वाले, कारपेंटर्स, जो कुक होते हैं, जो चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स, मैकेनिक्स, ये सब आ जाते हैं जो नॉन कॉम्पिटेंट्स हैं, जो लड़ते नहीं लेकिन हमारी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, ये सब भी उनके अंदर आ जाएंगे। A parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude the court-martial tribunals established under the military law from the jurisdiction of Supreme Court and High Court so far as enforcement of fundamental rights is concerned। और आर्टिकल 33 ये भी कहता है कि जो कोर्ट मार्शल्स जो हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो मिलिट्री लॉ से रिलेटेड है, जो मिलिट्री लॉ से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट मार्शल्स हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रेट जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट है, मतलब बाहर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इनके अगेंस्ट रेट्स इशू नहीं कर सकते एज फार एज फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। तो रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर है मिलिट्री ट्राइबल्स और लॉ ट्राइबल्स। अब आते हैं आर्टिकल 34। ओके, ये गलत हो गया। आर्टिकल 34। Article 34 provides for the restrictions of fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India। तो आर्टिकल 34 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का रेस्ट्रिक्शन, मतलब फंडामेंटल राइट्स ये कहता है कि मार्शल लॉ जब मिलिट्री रूल फोर्स में होगा तब फंडामेंटल राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाएगा, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है। It empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for an act done by him or her in connection with the maintenance or restoration of order in an area where martial law was in force. Parliament can also validate any sentence passed, punishment inflicted, for forfeiture ordered or other act done under the martial law in such area। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंडेमनीफाई, मतलब बचा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए किसी एक एरिया में मार्शल लॉ लग गया, और मार्शल लॉ के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेंगे भाई। तो उनके पास ताकत होती है, फुल अथॉरिटी होती है, कुछ भी गवर्नमेंट उनको ये अथॉरिटी देती है कि आप कुछ भी करिए लेकिन इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे कुछ भी करे तो उसके लिए पार्लियामेंट उसे बचा लेगी। कल के दिन उसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये किया तो क्यों किया, उससे ये पूछताछ से पार्लियामेंट बचा लेगी। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम और हर इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एन एरिया वेयर द मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास, पनिशमेंट, इन्फ्लिक्ट, फॉर्चमेंट ऑर्डर ऑन एनी अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच एरिया। द एक्ट ऑफ इंडेमनीफाई मेड बाय द पार्लियामेंट cannot be challenged in any court on the grounds of contravention of any fundamental rights। अब उस आदमी को इंडेमनीफाई मतलब उस आदमी को कोई हानिकारक चीज़ से बचाना, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ भी कर दिया, सपोज कर लीजिए कुछ लोगों को मार दिया, किसी लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो उसके लिए उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई भी पूछताछ नहीं होगी और पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई मतलब बचा लेगी। और अगर पार्लियामेंट ने ऐसा इंडेमनिटी करती है तो इस इंडेमनिटी को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट हमने इंग्लिश लॉ से लिया गया है। हाउएवर द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वर्ड मार्शल लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है। Literally means military rule। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का रूल। It refers to a situation where the civil administration is run by the military authorities according to the own rules and regulations framed outside the ordinary laws। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सिविलियंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो अब मिलिट्री अथॉरिटीज़ करेंगी और वो अपने खुद के रूल से और रेगुलेशन से करेंगे। ये ऑर्डिनरी लॉ से अलग है, मतलब मिलिट्री अपने हिसाब से जो चाहे वो करेगी, अपने हिसाब से रूल्स फॉलो करेगी, लेकिन उनका काम ये है कि उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। It thus implies the suspension of ordinary laws and the government by military tribunals। यहाँ पे ordinary law सस्पेंड हो जाएगा, गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी और military tribunals आ जाएंगी in the picture। It is different from military laws that is applicable to the armed forces। ये military law से भी अलग है जो armed forces में अप्लाई होता है। There is also no specific expression provision in the constitution, thus the authorities, the executive
टू डिक्लेयर द मार्शल लॉ। तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे ये बताया जाता है कि कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर सकती है। However, it is implicit in Article 34 under which the martial law can be declared in any area within the territory of India. तो ये तो नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एग्जीक्यूटिव के पास ये अथॉरिटी है कि वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 34 में इम्प्लिसिटली मतलब क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं। तो इंडिया के किसी भी एक एरिया में, इंडिया की टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी एक एरिया में ये डिक्लेयर कर सकते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वार, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रेबेलियन, रायट, एनी वायलेंस रेस्ट्रिक्शन टू द लॉ। Its justification is to repeal the force by force for maintaining and restoring the order in the society. तो मार्शल लॉ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लिया जाता है, चाहे रेबेलियन हो गया, वार हो गया, इन्वेजन हो गया, तो इन केसेस में। और इसे जस्टिफाई ऐसे किया गया है कि एक फोर्स को फोर्स से रोका जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर वापस आ सके। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज़ आर वेस्टेड द अबनॉर्मल पावर्स टू टेक द नेसेसरी स्टेप। तो मिलिट्री के पास अबनॉर्मल पावर दे दी जाती है, वो अपने हिसाब से स्टेप्स लेंगे। दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन द राइट्स ऑफ सिविलियंस एंड कैन पनिश द सिविलियंस, इवन कंडेम देम टू डेथ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो अब फिर मिलिट्री के पास पूरा पावर दे दिया जाता है, तो मिलिट्री क्या करेगी, रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी सिविलियंस पर और सिविलियंस को पनिश भी करेगी और उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें मार भी देगी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इम्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट्स ऑफ हर्बियस कॉर्पस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मार्शल लॉ के टाइम भी हर्बियस कॉर्पस की रेट, जो रेट है, हर्बियस कॉर्पस की रेट वो रेट है जिसमें हम किसी डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट में लाने के लिए कहते हैं, तो हर्बियस कॉर्पस की रेट अवेलेबल रहेगी। डिक्लेयर्स दैट द मिलिट्री रूल अंडर आर्टिकल 34 इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। द डिफरेंस बिटवीन टू आर समराइज्ड एज ए टेबल 8.7। तो मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 अलग चीज़ है और नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अलग चीज़ है। मार्शल लॉ में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। नेशनल इमरजेंसी में इट अफेक्ट्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मार्शल लॉ में एक एरिया के लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी सस्पेंड होता है। यहाँ पे यूनिटरी, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाता है और जो रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो सेंट्रल यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो भी आगे बढ़ सकता है। सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मार्शल लॉ में जो एक स्पेसिफिक एरिया की जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगी, ऑर्डिनरी लॉज भी सस्पेंड हो जाएगी। नेशनल इमरजेंसी में कंटिन्यू द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू होती है और ऑर्डिनरी लॉज जो है वो भी कंटिन्यू होते हैं। मार्शल लॉ में इट इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। तो मार्शल लॉ किस लिए हम इम्पोज करते हैं, जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है उसे रिस्टोर करने के लिए। नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ओनली ऑन 3 काउंट्स: वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। तो चाहे वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तो इन केसेस में होता है। इट इज़ इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। मार्शल लॉ एक स्पेसिफिक एरिया में इम्पोज होता है। इट इज़ इम्पोज्ड आइदर इन द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेशनल इमरजेंसी या तो पूरी कंट्री में होता है या फिर कोई एक पार्ट में। देर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लिसिट। मार्शल लॉ के से रिलेटेड कोई भी क्लियरली प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, वो इम्प्लिसिट है, मतलब क्लियरली लिखे हुए नहीं है। नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और वह एक्सप्लिसिट है। और मैं जितना समझता हूँ जो मार्शल लॉ है, जो मिलिट्री रूल है, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लिया जाता है और ज़रा मार्शल लॉ बहुत ही एक्सट्रीम है। मार्शल लॉ इज़ मच मोर क्या कहते हैं, डेंजरस देन नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से भी एक कदम आगे है मार्शल लॉ।